सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक और वीरता भरे अध्याय पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला और रानी पद्मिनी की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो मतलब पीढ़ियों से वीरता, सम्मान और बलिदान का प्रतीक मानी जाती रही है। सही कहा। और देखिए, हमारी आज की जो चर्चा है वो मुख्य रूप से दो स्रोतों पर आधारित है। एक यूट्यूब वीडियो टेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ महिलाओं का साहस, अच्छा। और दूसरा एक और वीडियो का विवरण है, राजपूत और रानी पद्मिनी। तो इनसे हमें उस समय की घटनाओं को और शायद उनके पीछे की भावनाओं को समझने में थोड़ी मदद मिलती है। हाँ, और हमारा इरादा भी यही है कि इन स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं उन्हें सामने लाएं, चित्तौड़गढ़ की कहानी के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करें। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ किला, आज भी ये नाम सुनते ही एक अजीब सी वीरता और स्वाभिमान की तस्वीर मन में आती है ना। बिल्कुल। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, ये एक विचार है, एक प्रतीक है। और जैसा कि आपने कहा, ये कहानी सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट का ब्यौरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत यही बताते हैं कि ये कहानी है अपने मूल्यों की, अपने आदर्शों की, अपने सम्मान के प्रति एक अटूट निष्ठा की। ये दिखाती है कि कुछ चीजें शायद जिंदगी से भी बढ़कर होती हैं। हाँ, कुछ सिद्धांत। तो चलिए पहले थोड़ा उस समय के माहौल को समझते हैं। बात है सन 1303 की। हाँ। जानकारी यही है कि उस वक्त दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी, उसने एक बहुत बड़ी सेना लेकर चित्तौड़गढ़ किले को घेर लिया था। बिल्कुल। और ये घेराबंदी कोई एक दो दिन नहीं, कई हफ्तों तक चली थी। अच्छा, कई हफ्ते। हाँ, और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। हाँ। मतलब स्रोत बताते हैं कि किले के अंदर जो राजपूत योद्धा थे, हाँ। वो संख्या में बहुत कम थे। और हमलावर सेना वो बहुत विशाल थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी धरती, अपने लोगों की रक्षा के लिए गजब का साहस दिखाया। वो हर रोज लड़ते रहे, जानते हुए कि हालात कितने मुश्किल हैं। उन्होंने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। तो हमें स्रोतों से ये पता चलता है कि जब राजपूत योद्धाओं को ये लगने लगा कि भाई अब जीतना तो मुमकिन नहीं है, दुश्मन को रोकना नामुमकिन है, तो उन्होंने एक निर्णायक कदम उठाने का फैसला किया। हाँ, जिसे साका कहते हैं। साका, इसका मतलब क्या था? देखिए, साका एक तरह का अंतिम युद्ध होता है। इसमें योद्धा केसरिया बाना पहनते हैं, किले के दरवाजे खोल देते हैं और दुश्मन पर ऐसे टूट पड़ते हैं, ये जानते हुए कि वो जिंदा वापस नहीं आएंगे। ओह, मतलब ये सरेंडर नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये था सम्मान के साथ मौत को गले लगाना। एक संकल्प था ये समझना जरूरी है। हाँ, क्योंकि साका सिर्फ एक मिलिट्री टैक्टिक का अंत नहीं था। ये उनके धर्म, उनके क्षत्रिय कर्तव्य, अपनी जमीन के प्रति उनके समर्पण का, कह सकते हैं, चरम बिंदु था। उन्होंने दुश्मन को बिना लड़े किले पर कब्जा नहीं करने दिया। बिल्कुल। अपने खून की आखिरी बूंद तक वो लड़े। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही असल में दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ। जब पुरुषों ने साका करने का फैसला कर लिया और ये तय हो गया कि अब किला नहीं बचने वाला, तब किले के अंदर जो महिलाएं थीं, रानी पद्मिनी और हजारों दूसरी महिलाएं, उनके सामने एक बहुत ही भयानक, दिल दहला देने वाला चुनाव आ गया। सोचिए जरा, उनके पति, भाई, बेटे, वो सब युद्ध में जान देने जा रहे थे। अब सवाल था कि उनका क्या होगा। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, उस जमाने के युद्धों का एक बहुत ही क्रूर पहलू ये भी था कि जीतने वाली सेना अक्सर हारी हुई तरफ की महिलाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। हाँ। तो स्रोतों के अनुसार रानी पद्मिनी और बाकी महिलाओं को ये गहरा डर था कि अगर दुश्मन सेना किले में घुस आई तो उन्हें बंदी बनाया जाएगा, उनका अपमान होगा, उनके साथ हिंसा होगी। और उनके लिए, जैसा हमने पहले कहा, उनका सम्मान, उनकी गरिमा, उनकी पवित्रता, वो शायद जान से भी ज्यादा कीमती थी। हाँ, बिल्कुल। और इसी डर ने और अपने सम्मान को बचाने की इसी प्रबल इच्छा ने उन्हें जौहर के रास्ते पर धकेल दिया। जौहर, ये शब्द सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्रोत इस रस्म का जैसा वर्णन करते हैं वो कल्पना करना भी मुश्किल है। बताते हैं कि किले के अंदर एक बहुत बड़ा अग्निकुंड तैयार किया गया, लकड़ियां, घी, एक विशाल चिता बनाई गई। और फिर वो सभी महिलाएं, रानियां, राजकुमारियां, सैनिकों की पत्नियां, आम नागरिक, सब ने पवित्र स्नान किया, दुल्हन की तरह सजी। दुल्हन की तरह? हाँ, ऐसा वर्णन है। अपने बच्चों के साथ पूरी विधि विधान से पूजा की, आखिरी प्रार्थना की, और फिर एक एक करके उस धधकती आग में कूद गईं। हे भगवान! और उनकी संख्या, ये आंकड़ा तो आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। जानकारी के अनुसार उस दिन लगभग 16,000 महिलाओं ने जौहर किया। 16,000।
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो एक सामूहिक संकल्प, एक त्रासदी का प्रतीक है। हाँ, और यहाँ देखिए दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ एक निराशा या कायरता का काम नहीं मानते। अच्छा, तो फिर क्या मानते हैं? वो इसे देखते हैं एक चरम परिस्थिति में अपने सम्मान, अपनी पवित्रता, अपनी पहचान को बचाने के लिए उठाया गया एक अभूतपूर्व कदम। ये दुश्मन को किसी भी तरह की, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, जीत से वंचित करने का एक तरीका था। उन्होंने दुश्मन के हाथों बेइज्जत होने के बजाय अपनी किस्मत खुद चुनी, भले ही उसका रास्ता आग से होकर गुजरा। ये भी एक तरह का प्रतिरोध था। हाँ बिल्कुल, एक अंतिम प्रतिरोध। अब यहाँ एक और पहलू पर बात करनी जरूरी है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं। हाँ, वो है आक्रमणकारियों की कथित मानसिकता, जिसने शायद जौहर जैसे इतने बड़े फैसले में कोई भूमिका निभाई हो। हाँ, एक स्रोत में शोधकर्ता और समाज विज्ञानी हैं चंद्रशेखर सिंह। उनका हवाला दिया गया है। वो उस समय के हमलावरों के रवैये पर कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं वो? देखिए, मैं यहाँ सिर्फ वही बता रहा हूँ जो स्रोत में उनके हवाले से लिखा है। ये साफ करना जरूरी है कि हम बस स्रोत की जानकारी दे रहे हैं, न इसका पक्ष ले रहे हैं, ना ही पुष्टि कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो स्रोत के अनुसार चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि उस दौर के कुछ आक्रमणकारियों की मानसिकता ऐसी थी कि वो दुश्मन की महिलाओं को युद्ध की लूट का हिस्सा समझते थे और उनके साथ क्रूरता करना वो अपनी जीत की पुष्टि मानते थे। स्रोत के मुताबिक ये जो कथित नजरिया था और उससे जो डर पैदा हुआ, वो जौहर जैसे फैसले के पीछे एक अहम कारण हो सकता है। समझ गई। और जैसा आपने कहा, ये जानकारी स्रोत में एक शोधकर्ता के हवाले से है और ये उस समय के हमलावरों की कथित सोच और रणनीति को दिखाती है, जैसा स्रोत में बताया गया है। हमारा मकसद यहाँ किसी नजरिए का समर्थन करना या उसे गलत साबित करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम बस उस संदर्भ को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये सब हुआ, जैसा हमारे स्रोतों में है। सही बात है। स्रोत शायद इस जानकारी से ये समझाना चाह रहे हैं कि रानी पद्मिनी और बाकी महिलाओं के लिए हालात कितने भयानक रहे होंगे। उनके पास अपने सम्मान की रक्षा के लिए क्या रास्ते थे, या उन्हें किस चीज का डर था। ये उस चरम फैसले के पीछे की वजहों को उजागर करने की कोशिश है, जैसा स्रोत ने समझा है। बिल्कुल। अब उस पल की कल्पना कीजिए। साका में पुरुष शहीद हो चुके हैं, जौहर की आग बुझ चुकी है और अलाउद्दीन खिलजी की सेना आखिरकार किले के टूटे दरवाजों से अंदर आती है। हाँ, जीत के बाद उन्हें क्या मिला होगा? स्रोत बताते हैं राख, धुआं और एक भयानक खामोशी। कोई बंदी नहीं, कोई जश्न मनाने का मौका नहीं, कोई लूट का माल नहीं, खासकर वो महिलाएं जिनकी शायद उन्हें तलाश थी। जीत तो हुई, पर शायद वैसी नहीं जैसी उन्होंने सोची थी। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो चित्तौड़गढ़ की ये हार असल में हार नहीं रही। कैसे? ये राजपूतों की जो अदम्य इच्छा शक्ति थी, उनका साहस, उनका आत्मसम्मान, अपने मूल्यों के प्रति उनकी जो अटूट निष्ठा थी, उसका एक जीत आ जागता, धधकता हुआ प्रतीक बन गया। साका और जौहर, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी मिसाल बना दी जिसे सदियों बीत गईं पर भुलाया नहीं जा सका। तो ये कहानी हार की नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा, साहस और बलिदान की कहानी बन गई। बिल्कुल। उन्होंने युद्ध भले ही हारा, पर अपने सिद्धांतों को मरने नहीं दिया। हाँ, और शायद इसीलिए चित्तौड़गढ़ आज भी सिर्फ एक ऐतिहासिक किला नहीं है, वो एक पवित्र जगह जैसा है। सही कहा। स्रोत भी यही बताते हैं कि आज भी पूरे भारत से, दुनिया भर से लोग वहां जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो उन वीर योद्धाओं, उन वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और खासकर उन हजारों महिलाओं के उस असाधारण साहस और बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने अपने सम्मान को अपनी जिंदगी से ऊपर रखा। जहां कभी जौहर की आग जली थी, आज वहां लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। यह हमें क्या सिखाता है? जैसा स्रोतों में भी इशारा मिलता है, चित्तौड़गढ़ हमें शायद यही याद दिलाता है कि असली ताकत सिर्फ दूसरों को हराने में नहीं है। तो किसमें है? असली ताकत है बहुत मुश्किल हालात में भी, यहाँ तक कि मौत के सामने भी अपने उसूलों पर, अपने मूल्यों पर, अपनी गरिमा पर टिके रहने में। ये कहानी हमें आत्मसम्मान की कीमत पर सोचने को मजबूर करती है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? आज की इस गहरी चर्चा में हमने चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी को सिर्फ एक लड़ाई की तरह नहीं देखा। नहीं, हमने राजपूतों के प्रतिरोध को समझा, पुरुषों के साका यानी उस अंतिम युद्ध को, और फिर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में उन 16,000 महिलाओं के जौहर के बारे में जाना। हाँ, और हमने देखा कि इस पूरी कहानी के केंद्र में सम्मान बनाम जीवन का एक बहुत ही मार्मिक संघर्ष था। बिल्कुल। और हमने स्रोत में एक शोधकर्ता चंद्रशेखर सिंह के हवाले से आक्रमणकारियों के कथित इरादों पर भी बात की।
जैसा स्रोत में बताया गया है। हाँ, ये सारी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। इतिहास में ऐसी भयानक चरम परिस्थितियों में कोई व्यक्ति या समाज अपने मूल्यों को, अपने सम्मान को कैसे परिभाषित करता है? वो कौन सी चीज है जो जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है? हाँ, ये सवाल आसान नहीं है। इनके जवाब शायद व्यक्ति और समय के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। और ये सवाल सिर्फ इतिहास के लिए तो नहीं है ना, ये आज भी हमारे लिए मायने रख सकते हैं। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हुए जाता हूँ। क्या इस तरह का बलिदान, जहाँ सम्मान और मूल्यों को जान से ऊपर रखा गया, आज के इस आधुनिक समाज में किसी भी रूप में प्रासंगिक है? अच्छा सवाल है। अगर हाँ, तो कैसे? आज हम अपनी गरिमा, अपने उसूलों, अपने मूल्यों की रक्षा कैसे करते हैं, खासकर जब हालात मुश्किल हों या हम पर किसी तरह का दबाव हो? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम सब अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं। बिल्कुल। और शायद चित्तौड़गढ़ की ये कहानी हमें इसी सोच विचार के लिए उकसाती है। बहुत ही विचार करने लायक बात। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसके स्रोतों की और भी गहरी पड़ताल के साथ।